जागो और जब तक नहीं रुको, जब तक कि मंजिल मिल ना जाए। ये जो कोट है वो स्वामी विवेकानंद जी का बोला हुआ है और स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति हमारे कैंपस जेएनयू में है। मैं हर रोज़ का मेरा वहाँ से निकलना होता है दिन में 2 से 3 बार और जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मुझे इस बात पे गर्व होता है कि मैं ऐसी महान हस्ती से हर रोज़ मेरी मुलाकात होती है। मेरा नाम सूरज तिवारी है और मैंने यूपीएससी में 2022 में 917वीं रैंक पाई है और मेरा सब कैटेगरी में सेकंड रैंक है। ये पल आप सभी जानते हैं कि मेरे लिए कितना खूबसूरत है कि आज मैं उस मंच पर आकर आपसे बात कर पा रहा हूँ, अपनी बात को बोल पा रहा हूँ, है ना? जो मंच लाखों नहीं करोड़ों लोगों के दिल में रहती है। मैं जिला मैनपुरी का रहने वाला हूँ और मेरा जन्म मेरे गांव घरनाजपुर कस्बा कुरावली में हुआ था। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, छोटी सी दुकान है हमारी, तो वहाँ उनका सिलाई का काम है। लोगों के जो कपड़े फट जाते हैं वो चीज़ें वो वो सिलते हैं, साड़ी पे पिको करते हैं, फॉल लगाते हैं। 15 में मैंने आकर जो पूजा पाठ का काम होता है तो वो मैंने सीखा और 2015 में मैंने वही किया है और 2016 में मैं दिल्ली आ गया प्राइवेट ही जॉब करने के लिए और नोएडा में मैंने 1 साल प्राइवेट जॉब किया है और 2017 में 29 जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी उस ट्रेन में, तो भीड़ की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिरा। आंखें खुली तो मैं आईसीयू में था। एक कमरा था जिस तरीके से ये कमरा पूरा ब्लैक है वो कमरा बिल्कुल वाइट ही था। तो एक सामने विंडो लगी हुई थी और वहाँ से सूरज की रोशनी आ रही थी। तो मेरा पूरा बॉडी अनकॉन्शियस था और सिर्फ मेरी आंखें ही काम कर रही थी और बाकी मुझे कुछ भी बॉडी में फील नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं हूँ या नहीं हूँ मुझे कुछ पता नहीं। मैं वहाँ पे लेटा हुआ था तो अ, कुछ डॉक्टर आए, 3-4 लोग थे वो और वो आए मेरे पास। तो आके उन्होंने देखा कि मैं देख रहा हूँ और इधर पूरा पाइप वाइप पूरा लगा के रखे हुए थे तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था उस समय तो। तो आके उन्होंने मुझे देखा और मेरे सर पे हाथ फिराया और बोले कि आपका नाम क्या है? आप क्या करते हैं? उन्होंने डिटेल्स ली लेकिन मैं उस समय बोल ही नहीं पा रहा था तो मैं सिर्फ पलके ही झपका पा रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको पता है कि आपका एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। आप गिर गए थे और आपके दाहिने हाथ की 2 उँगलियाँ इसमें चली गई हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ, किसी को नहीं होगा कि हमारे एक शरीर का एक अंग है वो अगर हमसे दूर होता है तो हम इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने फिर मेरा हाथ उठाया और पूरा ड्रेसिंग किया। मैं देख रहा था अपने हाथ को कि ये हो गया, अब कैसे होगा? मैं सोच में पड़ गया, मुझे बहुत दुःख भी हो रहा था, मेरी आँखों से आँसू गिर रहे थे क्योंकि आँखें ही काम कर रही थी मेरी और वो डॉक्टर चले गए बताकर। करीब 2 घंटे के बाद में सेकंड डॉक्टर्स की टीम आई और उन्होंने सेम क्वेश्चन किए, सेम प्रोसेस किया और फिर मेरे सीधे हाथ के बारे में बताया। मुझे बहुत दुःख हुआ उस समय, वो मोमेंट मेरी लाइफ़ का ऐसा मोमेंट है कि मैं जानता हूँ कि वो मोमेंट कैसा रहा है मेरी ज़िंदगी का जब मुझे पता लगा कि मेरे हाथ ही नहीं है। अब मैं कैसे करूँगा? मैं बहुत कुछ सोच रहा था, पता नहीं क्या-क्या सोच रहा था। हज़ारों लाखों सवाल एकदम से मेरे दिमाग में आ रहे तो मेरे पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। 2 घंटे के बाद में कुछ डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने मेरे पैरों के बारे में इसी तरीके से बताया फिर तो मैं
क्या था उस समय मैं महसूस मैंने देखा है कि इससे ज़्यादा क्या ही है, अब क्या होगा? मैं सोच नहीं पा रहा था कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ है। फिर वो डॉक्टर चले गए, फिर कुछ डॉक्टर्स बाद में और आए। तो अब मैंने सोचा कि यार हाथ-पैर तो रहे नहीं, अब क्या नहीं बचा है मेरे शरीर में। देन वो लोग आए और उन लोगों ने वही सेम क्वेश्चंस किए और मतलब फिर मुझे काफ़ी समझाया, काफ़ी मोटिवेशन वीडियोज़ दिखाए और मुझे बताया कि आप जो है अभी कुछ नहीं हुआ, हादसे बहुत लोगों के साथ में होते हैं और किसी के भी साथ में हो सकते हैं। अब उन्होंने मुझे बायोनिक प्रोस्थेटिक के बारे में बताया कि इन फ्यूचर मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कि एक अ, हाथ-पैर के साथ व्यक्ति कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हाथ-पैर ही हों, बिना हाथ-पैर के भी आप जो है वो अपना हर एक सपना पूरा कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे मुझे वीडियोज़ दिखाए, बहुत सारी बातें बताई, लेकिन जो खोता है वो जानता है कि मैंने क्या खो दिया। लेकिन एक हिम्मत थी कहीं न कहीं कि चलो मैंने खोया है या मेरा जो जहाँ एक ही जगह मिले ग्रोसरी का हर सामान। अमेज़न फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। मेरे पूरी फैमिली ने ही बहुत कुछ खो दिया मेरे हाथ-पैर के साथ में। बहुत उम्मीदें, बहुत उनके हौसले, सपने सब कुछ टूट से ही गए मेरे हाथ-पैर के बाद में। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मेरे मन में था कि मेरा एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, एक बहन है, माता है, पिता है। देखते हैं जीवन में जैसा भी होगा, अब ज़िंदा हैं तो संघर्ष तो है ही, देखना है। एंड मुझे फिर उन्होंने मेरी मम्मी से मिलने के लिए अलाउ किया, तो मेरी मम्मी जैसे ही आई तो मेरा गर्दन थोड़ा-सा यूँ था, बाकी मैं लेटा हुआ था। मैंने देखा वो मुझे आईं, उन्होंने बस बोला कि ल लला ला और ला हमारे मतलब बेटे को इस तरीके से बोला जाता है, लला करके। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि लला और मैंने उनकी तरफ देखा और वो बेहोश हो गए। मैं पहले ही अपने लाखों सवालों को लेकर थोड़ा-सा परेशान था। उनको बेहोश देखा तो मुझे लगा कि हाँ, अब दिक्कत तो चैलेंजेज़ आए हैं, उनको सॉल्व करना ही है। मन में लाखों सवाल आ रहे थे कि मैं ही क्यों? ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि हादसे किसी के भी साथ हो जा सकते हैं, किसी के साथ समस्याएँ आ सकती हैं, क्यों लेकिन मैं ही क्यों? मैं अपना जीवन सामान्य जीवन अपना जी रहा था और इस प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों हुई? इसी प्रॉब्लम के साथ में सवाल लाखों थे। मुझे फिर 2-4 दिन के बाद में मुझे वार्ड में शिफ्ट किया, वहाँ लाखों लोग मुझसे मिलने आए। मेरी 3 टाइम डे में ड्रेसिंग हुआ करती थी, तो यू कांट इमेजिन कि जब वो मेरी ड्रेसिंग करने आते थे तो पूरे हॉस्पिटल में मेरी आवाज़ गूंजती थी। और ड्रेसिंग के बाद में एक अजीब तरीके का पेन होता है, तो मुझे वो बहुत होता था, तो मैं मम्मी को बोलता था कि आप जाइए और डॉक्टर से बात कीजिए कि मतलब दर्द हो रहा है, कुछ तो होगा, इंजेक्शन वगैरह कुछ भी, वो आप उनको बोलिए कि आके मुझे लगा दें तो थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। दिन में 3 बार ड्रेसिंग होती थी, सुबह, दोपहर में और शाम में। हर 6 घंटे के बाद में मेरी एक ड्रेसिंग ज़रूरी थी, वो होती थी। दर्द तो था ही, लेकिन बस इंतज़ार था कि जिस दिन इस दर्द से बाहर निकलना है, उस दिन तो कुछ करना है। देन एक दिन मैं पापा के साथ अप्रैल में, मुझे डेट ध्यान नहीं है, मैं एम्स में कुछ मेडिसिन्स लेने के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पर एक जेएनयू के एक स्टूडेंट हैं, वो मुझे मिले और मेरा चेहरा तो ऐसा है स्माइलिंग फेस, तो वो मेरे पास आए और बोले कि क्या हुआ? कैसे हुआ? आप कौन हो? मैंने अपने बारे में जो भी था बताया। देन फिर वो बोले कि अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने मुझे जेएनयू के बारे में बताया और वो मुझे जेएनयू घुमाने लेके गए, उन्होंने पूरा कैंपस घुमाया। बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने अपनी-अपनी स्टोरीज़ बताई, तो हर एक की कहानी में संघर्ष है, हर एक की कहानी में प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेज़ हैं, वो सब संघर्ष कर रहे हैं। और मन में ठान लिया कि हाँ, जेएनयू में आना है और मेरे पास समय भी कम था, तो मैंने 1 महीने
ही अपना जेएनयू के प्रिपरेशन में दे पाया और 17 और 19 मई को मैंने जेएनयू का पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। 20 मई को मैं घर पे पहुंचा हूं और 25 मई को मेरा जो बड़ा भाई था वो बीमारी की वजह से उसकी भी 25 मई को मृत्यु हो गई। वो मुझसे 2 साल बड़ा था, तो उसकी मृत्यु ने तो मैं अपने हाथ और पैर पहले ही खो चुका था, तो उसकी मृत्यु का मतलब था कि मेरे शरीर रीढ़ की हड्डी भी टूट गई, बिल्कुल पूरी तरीके से। अभी तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, उस समय तो इस काबिल भी नहीं था कि मैं खुद से बैठ भी जाऊँ। ना ही शरीर से, ना ही अपने आप से और ना ही अपनी अंतरात्मा से। मैं किसी भी अ, कंडीशन में बैठने के काबिल नहीं था, बिल्कुल पड़ा हुआ था, बिल्कुल ढेर होकर के। अब तो कुछ नहीं बचा ईश्वर, अब क्या ऐसा है? उधर जून में मेरा पहला जेएनयू का रिज़ल्ट आया, तो जब मैंने रिज़ल्ट चेक किया तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं उस दिन मैं बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल सब चीज़ों से मेरा भरोसा उठ गया। जो लोग कहते थे कि हाँ, पहले कुछ ऐसे काम किए होंगे, इसके बदले में ये हुआ है, या कुछ और होना था तो इतना ही हुआ है, या जाना इसको था और चला वो गया, इस तरीके की बातें हैं। उस समय बहुत हताश हो गए, इतना हताश हो गए कि मन किया कि अब तो कुछ करना है और अब ख़त्म करना है, क्योंकि अब क्या ही है, कुछ बचा नहीं है। लेकिन करें कैसे? मैं तो उस समय इतनी भी मेरे शरीर में शक्ति नहीं थी कि मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं कैसे करूँ? मैं तो बस यही है डेथ। मेरे लिए उस समय खुद का होना डेथ से कम नहीं था, लेकिन अचानक से एक सुबह होती है और फिर से एक मेरे पास कॉल आता है और पता लगता है कि उसी साल जेएनयू का दोबारा से एंट्रेंस होने वाला है। मैंने मैम ठान लिया कि जेएनयू तो जाना है, क्योंकि उसके सिवा मुझे, मेरे परिवार को और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर मैं जेएनयू नहीं जाऊँगा तो फिर सब खत्म हो जाएगा, मेरा घर, मेरा परिवार, कुछ नहीं बचेगा मेरे लिए। देन मैंने 3 महीने में जेएनयू का प्रिपरेशन किया, दिसंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया और करीब 25 या 26 जनवरी था, मुझे एग्ज़ैक्ट डेट याद नहीं है, तो उस दिन रिज़ल्ट आया। तो मैंने एक्चुअली 3 लैंग्वेजेज़ उसमें ऑप्ट किए थे, तो उसमें मैंने एक फ्रेंच, स्पेनिश एंड रशियन को सेलेक्ट किया हुआ था। तो रिज़ल्ट आया तो पहले मैंने चेक किया, तो पहले मैंने फ्रेंच का चेक किया तो उसमें लिखा नॉट सेलेक्टेड, देन स्पेनिश चेक किया, उसमें लिखा नॉट सेलेक्टेड, तो मुझे लगा कि यार इस बार तो नहीं हुआ, अब तो लगता है इस दुनिया को टाटा बाय बोलना ही पड़ेगा अब तो। मैंने फ़ोन रख दिया और मैं मतलब नॉर्मल जिस तरीके का मेरा उस समय एक्टिविटी था, डे एक्टिविटी, बस आराम से खाना-पीना खाया और दोस्तों से बात किया। मन उदास था कि रिज़ल्ट आया, नहीं हुआ, अब फिर से अब पता नहीं नई उम्मीद कहाँ दिखेगी, कैसी दिखेगी? 1 साल का समय, 1 साल के बाद ही इंटर्न्स होते, तो 1 साल का समय उस समय मेरे लिए 1 लाख साल के ब बराबर था, तो बहुत मन परेशान था। मैं अपने दोस्तों के साथ ही बैठा हुआ था, तो जो मुझे जेएनयू घुमाने लाए थे, उन्हीं भैया का फ़ोन आया और वो बोले कि आपने रिज़ल्ट चेक किया? तो मैंने बोला, हाँ भैया चेक कर लिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बोले कि दोबारा रिज़ल्ट को चेक करो। तो मैंने दोबारा चेक किया, मुझे दोबारा से फ्रेंच देखा तो उसमें नॉट सेलेक्टेड, स्पेनिश देखा नॉट सेलेक्टेड, रशियन का देखा उसमें लिखा सेलेक्टेड, देन आई वाज़ हैप्पी। मैं बहुत खुश हुआ कि बता नहीं सकता हूँ, मैं अपनी खुशी का अंदाज़ा बयाँ नहीं कर सकता हूँ कि बस अब मुझे रास्ता मिला है। मुझे बस इन सवालों के जवाब जानने कि मैं ही क्यों? हम सबके जीवन में संघर्ष रहता है, हम सब उससे लड़ते भी हैं, फेस भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे मन में आता है कि यार हम ही क्यों? किसी के भी साथ हो सकता है। हम ही क्यों गरीब पैदा हुए, है ना? हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो गया? हम हम ही शिक्षित नहीं हो पाए, हम ही क्यों? तो जो हम ही क्यों वाला सवाल है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है मेरे ही मन में था और जेएनयू उस सवाल के आंसर का एक रास्ता बना और मैं बहुत खुश था, घरवाले भी बहुत खुश थे। हम जुलाई में मुझे जेएनयू आना था, लेकिन उन रातों में, जनवरी से लेके जून तक की रातों में मैं खुश बहुत हूँ, लेकिन कहीं न कहीं आग जो जल रही थी, उसको वो नहीं बुझ रही थी, कि लग रहा था कि नहीं, जेएनयू तो नहीं है, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि अब क्या करना है। तो मुझे पहले जेएनयू आना था और वो आग बुझ नहीं रही थी, कि रातों को नींद नहीं आती है। सब कुछ सब आपको दिखाई देता है जब आप इस सिचुएशन पे रहते हैं। तो जुलाई में मैं जेएनयू आया। अब जेएनयू में आते समय फाइनेंशियली काफ़ी मैं
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आता हूँ, तो फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम थी। पापा का जैसे मैंने काम बताया, तो सुबह से शाम तक पूरा दिन उस मशीन पे बैठे रहना और इंतज़ार करना कि कोई अपना फटा ले पुराना लेके आएगा तो हम सिलेंगे, फिर शाम को सब्ज़ी लेके जाएँगे, तब खाना बनेगा, तब हमारे बच्चे खाएँगे। इस तरीके की कंडीशन थी, तो उस समय मुझे 4000 रुपए की सख्त ज़रूरत थी। तो मैं परेशान था कि मैं किससे माँगूँ? उस समय ये मैंने फ़ेस किया है कि मैंने जिस दरवाज़े पर दस्तक दी, कुछ ने बोला कि हम देखते हैं, हम करते हैं, लेकिन मुझे उन सभी का कोई गिला-शिकवा नहीं है जिन्होंने किया। सभी ने मुझे उन सभी लोगों ने भी मुझे बहुत-बहुत बधाइयाँ दी और मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे वो एक शक्ति दी कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाऊँ। शायद अगर आप उस दिन मेरी मदद कर दिए होते तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाता। तो आप सबका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो स्टॉक के माध्यम से। मेरे एक फ्रेंड हैं जेएनयू में ही, तो मैंने उनको कॉल किया और उनसे कॉल करके बताया कि मैं जेएनयू आ रहा हूँ, लेकिन फ़ीस का जो 4000 रुपीज़ चाहिए, वो उसका अरेंज नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो उन्होंने बोला कि जेएनयू में कुछ अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं जो 8th क्लास तक के हैं। तो वो एक हमारे यहाँ एक बिल्डिंग है अननोटिस करके, तो वहाँ वो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। वो उनके पास ट्यूशन का फ़ी पे करने का पैसा नहीं रहता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बच्चे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। और एक भैया हैं जो कि उन वो चाहते हैं कि वो उन बच्चों को 1 घंटा डेली ट्यूशन मिल जाए और उसके लिए वो पैसा दे सकते हैं, लेकिन समय नहीं है। तो मैंने बोला कि ठीक है, कितना पैसा देंगे वो? तो बोले कि वो 4000 रुपए पर मंथ आपको देंगे। तो आप समझ रहे हैं मेरे लिए कितना मूवमेंट था। मैंने बोला ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बिल्कुल बच्चों को पढ़ाऊँगा, बच्चे मुझे हमेशा से बहुत प्यारे रहे हैं। मेरा हर दिन का समय था सेंटर से आने के बाद में 2 बजे खाना खाने के बाद 3 बजे का मेरा समय रहता था, आधा घंटे आराम किया, फिर मैं 3 बजे जाता था और वहाँ पर जितने बच्चे हैं, तो जब तक मेरा मन किया 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा और वहाँ उन बच्चों को समय दिया, उसके बाद में आ गए। तो 1 महीने मैंने वहाँ पढ़ाया और 4000 रुपए मुझे जिस दिन मैंने जेएनयू में पैर रखा, उसी समय मिल गए थे मुझे। उन पैसों से अपना फ़ीस पे किया, तो और मेरा सिलेक्शन तो रशियन लैंग्वेज में हो ही गया था। तो नए-नए दोस्त मिले, नए-नए लोग मिले। मेरे लिए भरोसा करना भी उतना बहुत कठिन था कि मैं ऐसी सिचुएशन देख के आया हूँ कि जहाँ पर मेरे खुद की अंतरात्मा ने मेरा साथ अ, मुझे लगा कैसा कि मेरी अंतरात्मा ने तक मेरा साथ छोड़ दिया है, मुझ में कोई हिम्मत नहीं बची। उस समय मैं यहाँ आया हूँ, तो एकदम से हर किसी पे मैं भरोसा भी नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन अपना है, कौन पराया है। लेकिन जेएनयू आके मेरी ये जो भी मेरे मन में सवाल थे, चाहे वो अ, वर्ग को लेकर हों या जात को लेकर हों या नाम को लेकर हों या हमारे संविधान को लेकर हो या कुछ भी हो, जिस तरीके की बातें मैंने अब तक की ज़िंदगी में सुनी थी या जेन्युइन इंटेंस के लिए मैंने जाना था, जो बाहर होता है लेकिन जेएनयू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने इसी के साथ में अपना रशियन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया एंड सेकंड ईयर से मैंने लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया। क्योंकि जो आग जो थी ना, वो बुझ ही नहीं रही थी। वो आग छोटी हो गई लेकिन जल अभी भी रही है और जिस दिन वो आग शांत होगी मुझे बहुत सुकून मिलेगा, मैं बहुत खुश रहूँगा उस दिन। आज भी मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जिस दिन वो मेरी आग शांत होगी, जिस दिन मैं सिर्फ़ चाहता हूँ कि मैं बिस्तर पे लेटूँ और तुरंत से सो जाऊँ, ऐसी नींद मैं चाहता हूँ। मैंने 2021 में अपना बैचलर्स रशियन लैंग्वेज से कंप्लीट किया और मेरा अभी एमए फाइनल सेमेस्टर चल रहा है और इसी बीच मैंने अपना जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप का प्रिपरेशन के साथ-साथ उस एग्ज़ाम को भी क्लियर किया हुआ है एंड यूपीएससी का प्रिपरेशन साथ-साथ किया, एग्ज़ाम दिया, पहले प्री दिया, नहीं हुआ। मन बहुत परेशान हुआ कि नहीं, अगर प्री नहीं हुआ तो ये आग नहीं बुझ पाएगी। तो मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू किया और लाइब्रेरी में देखा कि रशियन की किताबें हैं, रशियन लैंग्वेज की, लेकिन लोग और भी कुछ पढ़ रहे हैं, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। तो स्टार्टिंग में मैंने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया कि लोग क्या-क्या पढ़ रहे हैं, क्या-क्या है, क्या-क्या मेरी लाइफ़ में ऑप्शंस हैं, जिससे कि जो मेरी आग है, जो कि मुझे सोने देगी, जो हर रोज़ आँखों में
जलती रहती है, नींद नहीं आती है कि अब क्या करना है, कैसे करना है। उसका सब जवाब ढूँढने में लाइब्रेरी पहुँचा और देखा कि लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरे भी कुछ सीनियर्स थे तो वो भी प्रिपेयर कर रहे थे। तो मैंने उनसे बात किया कि किस क्या-क्या जॉब्स है, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है रशियन लैंग्वेज पढ़ने का। क्योंकि मेरा उस समय उसी लैंग्वेज में हुआ था तो मुझे अब पूरा फ्यूचर उसी लैंग्वेज में देखना था, क्योंकि उस समय मैं यूपीएससी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। तो उन्होंने बताया कि सूरज नहीं तुम एक काम करो, तुम यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दो। तो यूपीएससी ये क्या होता है? तो फिर उन लोगों ने मुझे पूरा डिटेल में बताया कि आईएएस क्या है, और शायद है कि उन्होंने जिस दिन मुझे बताया था कि आईएएस क्या है और आज मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि वो आईएएस क्या होता है, जो उन्होंने मुझे बताया था। देन उन्होंने पूरा स्ट्रेटजी मुझे बताया कि आपको एनसीईआरटी से शुरू करना है, और पहले एनसीईआरटी आप कंप्लीट कीजिए, फिर जो रेफरेंस बुक हैं आप उनको कंप्लीट कीजिए, और ऑप्शनल को न्यूज़पेपर को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लो कि हाँ, आपको हर रोज़ एक न्यूज़पेपर 1 घंटा न्यूज़पेपर में देना ही देना है, 1 घंटा सोशियोलॉजी पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपका रूटीन होना चाहिए। उन्होंने इस तरीके की मुझे एडवाइस दी। लाइब्रेरी से मुझे एक लैपटॉप भी, लाइब्रेरियन मैम जो है उन्होंने मुझे एक लैपटॉप प्रोवाइड करवाया, जिसके थ्रू मैं जो भी इंटरनेट की दुनिया है उससे जुड़ पाया हूँ, उस लैपटॉप की मदद से। देन मैंने ऑनलाइन ही, जेएनयू में पूरा वाईफ़ाई है, तो ऑनलाइन ही मैंने पूरा एनसीईआरटी 6 टू 12, तो मेरा टाइम शेड्यूल भी वही था कि सुबह कभी-कभी 8:30 पे उठ जाना, कभी-कभी 8:40 पर, कभी-कभी होता है कि 9 बजे ही उठे और सीधा क्लास के लिए चले गए। देन 1 बजे वापस आना, खाना खाना, और खाना खाने के बाद में फिर लाइब्रेरी चले जाना, और लाइब्रेरी में जितना भी समय जब तक मन करे लाइब्रेरी में ही मैंने करीब 1.5 साल बिताया है। और इसी बीच में मैं हमारे कैंपस में पीआई का प्रोटेस्ट भी हो गया था। उस प्रोटेस्ट ने मैं मुझे अलग एक दुनिया दिखाई, एक अलग जेएनयू को समझ में आया। मुझे आम आदमी की प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे पता लगा। मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि हर किसी की कहानी अलग है। जेएनयू में आए 8000 बच्चे हैं, और हर 8000 बच्चे एक अलग संघर्ष की कहानी लेकर आज मेहनत कर रहे हैं। वो उस प्रोटेस्ट में मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, लेकिन उसी के साथ-साथ कोविड आ गया, तो कोविड में सभी परेशान थे कि क्या होगा, क्या होगा? महामारी थी। उस समय मेरे पापा का फ़ोन आया और वो बोले कि आ जाओ। मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरी जो पढ़ाई है मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। मैं यहीं रहूँगा, और आप लोग जो है परेशान मत होइए, यहाँ कैंपस में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी है, वार्डन सर हैं, गार्ड्स हैं। वो बोले कि नहीं, अगर ज़िंदा ही नहीं रहोगे तो फिर क्या ही बनोगे? तो उनकी बात वो मुझे छू गई। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप रुकिए, मैं आता हूँ। तो मैंने फ़ोन रखा और अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि मुझे भी जाना है। तो मैंने एक गाड़ी का अरेंज किया, और उसी के साथ-साथ मैं कोविड में घर चला गया। घर जाने के बाद जो माहौल पहले जो मैं छोड़ कर आया था जेएनयू आने के लिए, वो ही माहौल उससे थोड़ा-सा बेटर था, लेकिन ज़्यादा बेटर नहीं था। मैंने वहाँ प्रॉब्लम्स देखे, वहाँ पर मेरी सिलाई की दुकान है, अब महामारी का समय चल रहा है। इस समय में लोग अपनी जान के बारे में सोच रहे हैं, अपना कपड़ा सिलवाने के बारे में कौन ही सोचेगा। तो मैंने वो एक फ़ेज़ देखा है कि उस समय जब भी मैं 8-9 महीने घर पर रहा, तो मैं जानता हूँ कि उस समय पर घर की क्या कंडीशन है मेरे। पापा कहीं-कहीं से ही हम लोगों ने अरेंजमेंट किए और गुज़ारा किया। फिर जब मैं जेएनयू आया हूँ, मैं उस समय मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा था, तो मैंने 3 महीने करंट अफ़ेयर्स, मॉक टेस्ट वगैरह भी दी, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम था 5 जून, तो मैंने एग्ज़ाम दिया। और मैं एग्ज़ाम देने गया, और जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में घुसा, और वहाँ मैंने पेपर को, प्री का पेपर था, तो जैसे ही पहला पेपर खोला और उसमें 3-4 सवाल ऐसे थे कि मैं सवाल देख के ही समझ गया कि नहीं, इस बार तो मुश्किल लग रहा है। मैंने वहाँ प्रेशर समझने के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए मैंने बोला कोई बात नहीं, इस बार नहीं होगा, हम अगली बार में रखेंगे, देन ट्राई करते हैं। तो मैंने पूरा अपना प्री का
पेपर दिया और रूम आया। रूम आके दोस्त सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कैसा पेपर गया। मैंने पेपर लिया, उसको अपने बेड के नीचे रखा। मैंने कहा नहीं, अभी सब लोग चलते हैं, चाय पीते हैं। हम लोग गए, घूमे आराम से, कैंपस घूमे, सब लोगों ने बातें की, हम लोगों ने पिज़्ज़ा विज़्ज़ा मंगा के आराम से सब लोगों ने एंजॉय किया। पेपर में सुबह उठा, नहाया धोया, उसके बाद मैंने अपना पूरा पेपर लगाया और मुझे पता लगा कि हाँ, यहाँ यहाँ मेरी गलतियाँ हुई हैं। और प्री तो नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे गलतियाँ मेरी पता लग गई थी कि हाँ, यहाँ यहाँ मेरी गलतियाँ हुई हैं। तो मैंने मैम पूरा एक स्ट्रेटजी बनाया कि किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अगला एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है। मेरे पास समय नहीं है, अगर जेएनयू छूट जाएगा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जहाँ तक मैं अपनी बात को पहुँचा सकूँ। मेरा जो ड्रीम है, जो मेरा सवाल है कि मैं ही क्यों? मैं उस सवाल का जवाब ढूँढ सकूँ। मन में था कि आईएएस जो सभी के मन में होता है, मेरे मन में भी था कि बनना है तो आईएएस ही बनना है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी और जॉब के साथ में। तो ये एक सपना, एक आग के साथ में मैं अ, आगे बढ़ा। मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई कि किस तरीके से दोबारा से एनसीईआरटी के कौन-कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। और मैंने एनसीईआरटीज़ के चैप्टर्स पढ़े। देन जो रेफ़रेंस बुक हैं, उनको मैंने प्रायोरिटीज़ दी। न्यूज़पेपर मैंने डेली का फ़ॉलो किया है। एंड यूट्यूब, इस समय में इंटरनेट आप ऐसे समझिए कि जैसे मेरी ज़िंदगी में एक स्तंभ का काम किया है। और मैंने पूरा अपना प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से ही किया हुआ है। प्रिपरेशन भी मैंने इसी के साथ-साथ अपना मास्टर्स का भी कंटिन्यू रखा और इसी के साथ-साथ मैंने अपना जीआरएफ का प्रिपरेशन भी रखा, क्योंकि एक बी प्लान होना हमेशा ज़रूरी होता है। क्योंकि और बी प्लान को आप जब भी यूज़ करो, उसको एक्टिव हमेशा रखो, लेकिन यूज़ जभी करो जब आपका ए काम ना करे। देन मेरा ए प्लान तो आईएएस का था ही। मैंने लगातार तीनों की प्रिपरेशन साथ की। मेरा एमए भी करीब 20 जून के समथिंग कंप्लीट हो जाएगा। जीआरएफ का रिजल्ट भी मेरा पॉजिटिव रहा और यूपीएससी का तो आपके सामने ही है। एंड बस एक कदम और, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूँगा। Hello, aspirants.